हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये यूपी पीसीएस मेंस स्पेशल की क्लास है जिसमें हम लोग बात करेंगे सामान्य अध्ययन जो पेपर 6 है, ठीक है, जीएस पेपर 6 यूपी स्पेशल का, उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। जो अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि यहाँ पर आपको मेन्स यानी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आज हम कुछ जिन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं उसको आपको दिखा दें। ये कुछ प्रश्न है जिन प्रश्नों का आज हम लोग देखेंगे और इनका कैसे सटीक एक आंसर उत्तर लिखा जाए, ठीक है। और उत्तर के साथ साथ इसको हम लोग कंप्लीट करते आगे बढ़ेंगे और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे प्रश्न आपको दिखा दें। कुछ इस तरह के इतने प्रश्न हैं, ठीक है, जिनको आज हमको डिस्कस करना है। 1 बाय 1 करके देखेंगे। आपको एक बार प्रश्न पढ़ के यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। पहला देखिए, उत्तर प्रदेश मानव संसाधन से समृद्ध राज्य है। इसमें जो आप देखेंगे ना, जीएस पेपर 6, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीज़ आपको एक्सप्लेन बता दे पहले। देखिए तो ये जीएस पेपर जो 6 है यूपी स्पेशल का, उसमें कुछ पेपर जैसे इकोनॉमिक पोर्शन यूपी इकोनॉमी, ठीक है, सेंसस है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, और उसके साथ क्या है इसमें जियोग्राफी है ना, और जियोग्राफी के साथ इन्वायरमेंट है, और उसके बाद से क्या है साइंस एंड टेक है, ठीक है। इतने सारे पोर्शंस हैं। तो आज जो हम बात करने वाले इस सेशन में, इसमें जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो इकोनॉमी के क्वेश्चन है, यानी उत्तर प्रदेश के इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे हम आपको 100 क्वेश्चन आंसर के माध्यम से आपको ये सारा जो पोर्शन है बाकी सिलेबस का, इसको भी कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और पेपर 5 का भी इसी तरीके से स्टार्ट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, जिसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन कराए जा चुके हैं। और आज हम पेपर 6 की बात करेंगे। इसमें इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे फर्दर जैसे जैसे हमारी क्लासेज आगे बढ़ेंगी वैसे आपको यहाँ पर कंप्लीट इन सारे सिलेबस के जो पॉइंट है, टॉपिक है यूनिट वाइज, इन सब का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए, इकोनॉमी के क्वेश्चन हैं जिनके बारे में बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में मानव संसाधन से समृद्ध राज्य है उत्तर प्रदेश, और इस बारे में, इस कथन के बारे में इसको टिप्पणी करनी है और मानव संसाधन कुशलतापूर्वक उपयोग कैसे करना है इसके बारे में बताना है। तो जो आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहाँ डिटेल में आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग कि उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार क्या क्या कर रही है, कौन कौन सी योजनाएँ चला रही है, उन सारी योजनाओं के बारे में देखेंगे। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन रहेगा कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में मेंस में और यहाँ 2021 मेंस में, कौशल विकास को लेके कि आर्थिक विकास में क्या इसकी भूमिका है, और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन जब देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास पर चर्चा करेंगे और उसकी विभिन्न चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। इससे आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि पीवाईक्यू के ट्रेंड एनालिसिस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यूपी स्पेशल के खासकर में किस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन रहेगा कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में विकसित उद्योगों का विवरण देते हुए सरकारी प्रयासों की चर्चा करनी है। फिर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे को लेके जो भी पॉइंट्स है उसके बारे में और भौतिक संसाधन के बारे में बताना है। उसके बाद से बताना हमें उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज का विवरण देना है। तो इस तरीके से हमारे पास आज इतने सारे क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ एक चीज़ आपको बता दें, यहाँ पे ये यूपी पीसीएस मेंस के लिए 100 क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रोग्राम पेपर 5 और 6 के लिए चल रहा है। और साथ साथ इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको देखेंगे सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट टेस्ट सीरीज कराए जाएंगे, ठीक है, और डिफरेंट तरीके से करंट अफेयर भी कवर कराया जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। क्वेश्चन है जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ये जीएस, ठीक है, 6 का। तो इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले खनिजों का विवरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट कवर होंगे। प्रीलिम्स में क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पर हैं, क्या क्या पाया जाता है, वो सारी चीज़ें कवर होगी। मेंस पर्सपेक्टिव से हम इसको कवर अप करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में। और उसके साथ साथ क्या देखेंगे, आपके प्रीलिम्स के बहुत सारे पॉइंट्स कवर होंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में क्या है दोस्तों, इंट्रो में है कि खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश एक निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है। यहाँ विंध्य क्रम की शैली, बुंदेलखंड क्षेत्र तथा हिमालय श्रेणी के निचले भागों तथा कुछ नदी घाटियों में खनिज पाए जाते हैं। इसको मतलब समझिए यहाँ पे कि जो उत्तर प्रदेश है अपना ना, ये खनिज की दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा इंडो गंगेटिक प्लेन है, जो गंगा का प्लेन है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, है ना, तो उत्तर प्रदेश की अगर आप देखेंगे तो ये जो ललितपुर और सोनभद्र वाला इलाका है, अब यहाँ पे समझिए थोड़ा सा इसको कि ये तो पूरा गंगेटिक प्लेन हो गया, और ये जो बुंदेलखंड वाला रीजन है यहाँ पे, ये रीजन, ठीक है, झांसी वगैरह ये सोनभद्र, ठीक है,
तो यहाँ पे थोड़ी बहुत खनिजें पाई जाती हैं। तो यही है बस उत्तर प्रदेश का, बाकी मिनरल लिस्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इस यही चीज़ बताया गया है इसमें कि खनिज की दृष्टि से कि निम्न मध्यम श्रेणी का राज्य है, यहाँ विंध्य क्रम की शैलें हैं, यानी वहाँ पे चट्टानें हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में थोड़ी बहुत चीज़ें पाई जाती हैं, और हिमालय श्रेणी के जो निचले भागों में नदी घाटियों में कुछ खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इंट्रो समझ में आया क्वेश्चन के रिगार्डिंग खनिज लवणों के जो विवरण में बात कर रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या है कि वो सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। अब जो खनिजें पाई जाती हैं उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खनिजों की खोज के विकास के लिए देखो उत्तर प्रदेश में भूतल एवं खनिज कर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश विभाग, खनिज विभाग जो एक है, इसकी स्थापना की गई। मतलब जहाँ भी थोड़ी बहुत खनिज है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए, है ना, कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश खनिज विकास निगम की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति 1998 के अनुसार 12 जिलों को खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है, जिसमें कोयला, चूना, पत्थर, बॉक्साइट, जिप्सम, हीरा, सोना, तांबा, ये सब सारी चीज़ें पाई जाती हैं। जो प्रमुख खनिज हैं, कुछ महत्वपूर्ण खनिजों का विवरण क्षेत्र यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से दर्शाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। उत्तर प्रदेश की खनिज नीति 1998 के अनुसार 12 ही जिले हैं जिनमें खनिज बाहुल्य क्षेत्र घोषित किया गया है। उसके बाद से इसमें क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ी बहुत जो पाई जाती हैं उसके बारे में मैप के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के खनिज का विवरण, सोना का जो क्षेत्र है, ठीक है, कांच बालू, है ना, उसके बाद से ग्रेफाइट और बॉक्साइट, ये कुछ रीजन है, उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। थोड़ा सा मैप को हम यहाँ पे जूम कर दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के मैप में यही रीजन बताया ना आपको कि ये जो रीजन है इधर तो कुछ इधर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। जो मिलना है इधर नीचे बुंदेलखंड वाले रीजन में मिलेगा, जिसको थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। अब देखिए यही जो ज़िले हैं, ये ललितपुर, ठीक है, झांसी, हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, यही नीचे जो बुंदेलखंड आर्क है, यहीं पर जो सारी चीज़ आपको मिलनी है वो मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, जैसे देखिए कांच है, बालू है, कोयला, चूना, पत्थर है ना, पायराइट, फायर क्ले, ये सब सारी चीज़ें आपको क्या करना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नोट करते चलना है। तो इन्हीं चीज़ को मेंशन कर देना और आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए कोयला कहाँ मिलता है, यहाँ पे कोयला की अगर बात करें, कोयला सिंगरौली क्षेत्र सोनभद्र में, है ना। चूना पत्थर बाबूहारी क्षेत्र, कनाच मिर्ज़ापुर, कजराहाट क्षेत्र में, ठीक। जिप्सम की बात करें तो झांसी और हमीरपुर में, बॉक्साइट बांदा ललितपुर, हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर में थोड़ा बहुत। और बात करेंगे थोड़ा पे यहाँ पे यूरेनियम, एक ही ज़िला है ललितपुर। सिलिका स्टैंड गंगा यमुना नदी क्षेत्र में, फायर के लिए मिर्ज़ापुर, सोना शारदा और राम गंगा नदियों के रेत में। तो यहाँ पर देखिए जो आपका प्रीलिम्स के रिगार्डिंग है, ये सारे पॉइंट्स आप प्रीलिम्स में भी आपको इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्प करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे कि सीधे सीधे पूछेगा उत्तर प्रदेश के जो खनिज क्षेत्र हैं, ठीक है, खनिज क्षेत्र हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, तो वहाँ पे आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने इसको, या तो आप इसको कर सकते थे फ्लो चार्ट के माध्यम से बना सकते थे, है ना, कि यहाँ पे ये खनिज जैसे इस तरीके से आप मैंने मेंशन कर दिया, यहाँ पे खनिज बनाए थे और एरो बना कैसे कि ये खनिज कोयला हो गया, मान लीजिए यहाँ पे हम लिख दिए हीरा, यहाँ पे लिख दिए यूरेनियम, ठीक है, फिर उसके नीचे उसके डिस्ट्रिक्ट को मेंशन कर देते। तो ये तरीका भी आप आंसर राइटिंग करने में यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से आपको आंसर को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो एक बार और क्वेश्चन को हम फटाफट से बता दें। क्वेश्चन था हमारा खनिज लवण के बारे में विवरण देना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना था। क्या है खनिज के लिए उत्तर प्रदेश में वो बता दिए, है ना। और मैप के माध्यम से यहाँ पे तो ये मैप है, बट आप मैप बना के इस चीज़ को बता देंगे, ठीक है, इस वाले पोर्शन को, और कौन कौन सी खनिज यहाँ पाई जाती हैं ये बता देंगे। कंक्लूजन में आप बेसिक सा वो पॉइंट लिख देंगे कि खनिज की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ों का नहीं है खनिज, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश जो भी खनिज है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए अपनी नीति कर रहा है, और जो इसकी इकोनॉमी को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, यानी इसके आर्थिक स्थिति को आगे चल के ये मजबूत करेगा, और इसमें ये उत्तर प्रदेश योगदान अपना दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इस आंसर को कंक्लूड कर लेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आज का है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योगों के विकास की चर्चा कीजिए तथा इसकी विभिन्न चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। अब यहाँ पे करना क्या है, बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ करना है हमें कि इस क्वेश्चन को पहले उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो उद्योग हैं, ठीक है, उसके बारे में हमको एक इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे देंगे क्या क्या उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उसके बारे में। उसके बाद से कौन कौन से उद्योग हैं उत्तर प्रदेश में उस पर चर्चा कर देंगे, ठीक। उस पर चर्चा करने के साथ साथ क्या है उसकी जो चुनौतियां उसको बता देंगे, और एक पॉजिटिव नोट पर हम क्या करेंगे, अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे कि एक दो सुझाव भी बता देंगे कि यहाँ से चीज़ें सही हो सकती हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देरी न करते हुए फटाफट से हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। उत्तर ये है, इसके आंसर में जो है अब देखेंगे कि सबसे पहले इसका क्या परिचय। तो देखिए कितने होता ना कि 25 से वही 20 शब्दों में जो भी इसका है
कि उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा बड़ा राज्य है तथा जीडीपी के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। अब यहाँ ध्यान देना ये दोस्तों कि हम लिख रहे हैं आंसर इकोनॉमी का, ठीक है। तो इकोनॉमी में जो भी हम अपने उत्तर देना, उस उत्तर को डेटा से सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो और अगर जब डेटा दे रहे हैं तो एक बहुत अच्छा माना जाता है, उसको एक अच्छा उत्तर माना जाता है। तो इसमें देखिए जब इकोनॉमी का है तो इसमें उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल दृष्टि भारत का चौथा और जीडीपी के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसमें दो आंकड़े दे दिए गए, एक तो चौथा क्षेत्रफल बता दिया गया, फिर इसकी जीडीपी बता दी गई। अब भारत का जो सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग माध्यम है वो उत्तर प्रदेश में जो एमएसएमई है, जिसको लेकर बात होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे भी बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, ठीक है। तो वो सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम उद्योग के लिए आती हैं। तो वो क्या है, भारत के अंदर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। तो उत्तर प्रदेश के उद्योग धंधों में सबसे ज़्यादा किसका महत्व है, इन्हीं चीज़ों का, ठीक है। तो देखेंगे जब उत्तर प्रदेश के उद्योग, ठीक है, प्रमुख, तो उसमें दो तरीके का आते हैं। एक होता है कृषि आधारित, ठीक है, दूसरा गैर कृषि आधारित। यानी जो भी उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रियल उद्योग धंधे हैं उसको किस तरीके से आप देखते हैं, उनको पहले कैटेगराइज करना जरूरी है। इनको दो कैटेगरी करके हम देखेंगे कि एक कैटेगरी जो है यहाँ पे कृषि पर आधारित है, यानी कृषि पर आधारित कौन कौन से उद्योग हैं जो उत्तर प्रदेश में अपना स्थान बनाए हुए हैं, और गैर कृषि आधारित। तो जब कृषि आधारित की बात करेंगे तो पहला देखेंगे इसमें चीनी उद्योग, ठीक है। यहाँ सिर्फ मेंशन किया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ इस बात को बता सकते हैं कि किस किस उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में इसका ज़्यादा विशेष महत्व है, ठीक है। तो पहला चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है, उसके बाद ऊनी वस्त्र उद्योग, कागज़ उद्योग, चमड़ा उद्योग और माचिस उद्योग। माचिस उद्योग के लिए प्रीलिम्स में याद रखिएगा बरेली, ठीक है, बरेली जो है ना, माचिस उद्योग के लिए प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरीके से दोस्तों हम आपको मेंस आंसर राइटिंग में चीज़ें बता रहे हैं कि जो जहाँ प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कई बार का, है ना, आया पूछा नहीं पॉसिबिलिटी, उस चीज़ को आप ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक है। तो माचिस उद्योग, ये कितने सारे उद्योग क्या हो गए, इन सारे उद्योगों को आप क्या कर सकते हैं, फ्लो चार्ट के माध्यम से वैसे चाहते तो आप बना देते। थोड़ा सा होता ना कि एक रिप्रेजेंटेशन अलग आपका दिखता है, अगर ऐसे कुछ करके बना देते तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो जाता अलग, ठीक है। लिखेंगे वही सारे लोग सारी चीज़ें, लेकिन आप थोड़ा सा अलग कर सकते थे। अब होगा गैर कृषि आधारित में अगर हम देखेंगे तो सीमेंट उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ठीक है, प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक सिटी के लिए अभी औरैया को बनाया जा रहा है, ठीक है ना, कांच उद्योग, ऑटोमोबाइल के लिए गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, नोएडा, इन सबको हब बनाया जा रहा है। ताला उद्योग आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो ये सब सारे उद्योग कैसे हैं, गैर कृषि आधारित है, यानी इसमें कृषि का कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी अगर देखें हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में सब उद्योग क्या हो रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा अन्य चीज़ों को देखते हैं जो हम अपने आंसर को मेन बॉडी में कंक्लूड करेगा। तो एशिया का प्रमुख सोने का बाजार जो मेरठ में स्थित है ना, यह संगीत में और खेल संबंधी वस्तुओं के लिए प्रमुख बाजार है। मेरठ के जो बैट बल्ले वो सब आते हैं, वो सब आप काफ़ी चर्चा में रहते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा, डिफेंस कॉरिडोर, ठीक है, रक्षा उद्योग के विकास को समर्पित है। डिफेंस कॉरिडोर है ना, उत्तर प्रदेश में कहाँ से कहाँ जा रहा है, किस तरीके से, आगरा, कानपुर, लखनऊ, है ना, चित्रकूट, झांसी, इसको जोड़े हुए सब सारी जो जगह हैं वो क्या है, उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया है। ताजमहल, बौद्ध तीर्थ स्थल, वाराणसी, प्रयागराज, सब पर्यटन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अब देखेंगे जो पर्यटन भी है ना, इसको एक उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। पर्यटन को विकास के लिए डिफरेंट तरीके के क्या बनाए जा रहे हैं, हेरिटेज आर्क बनाए जा रहे हैं, सर्किट बनाए जा रहे हैं, जैसे बौद्ध सर्किट, रामायण सर्किट, है ना, सूफी सर्किट, ये सब किस लिए बनाए जा रहे हैं, पर्यटन के विकास के लिए, ताकि पर्यटन का एक समग्र विकास हो सके और इससे क्या हो सके, उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ सके। हाल फिलहाल में अभी जब हम देखेंगे बात करते हैं ये राम मंदिर अयोध्या, इससे बताया गया कि लगभग 1 महीने के अंदर 1 लाख से ज़्यादा वहाँ पे श्रद्धालु हैं और इस तरीके से वहाँ की इकोनॉमी को बूस्टअप मिल रहा है। तो डेवलपमेंट का भी काम होता रहता है, किससे, पर्यटन से। अब जो इसमें चीज़ पूछा था चुनौतियाँ, तो इस उद्योग धंधों के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं, उन चुनौतियों को पॉइंट आउट कर दे रहे हैं, पॉइंट के फॉर्म में है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। पहला क्या है कि आधारभूत संरचना का विकास न होने से उद्योगों को बिजली, पानी, परिवहन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि कई बार समस्या रहती है कि बिजली कटआउट का ज़्यादा है ना, आधारभूत संरचना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर न होना, रोड कनेक्टिविटी न होना। लेकिन वर्तमान में ये चुनौतियाँ से सरकार बहुत तेज़ी से निपट रही है, जैसे कि बहुत सारे एक्सप्रेसवे का निर्माण, है ना, रोड कनेक्टिविटी, ठीक है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देके परिवहन, पानी, सबका मतलब एक अच्छे से इस पर काम हो रहा है, ठीक है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से, नहीं, इसको आप गवर्नमेंट का डेटा देके सपोर्ट करना है आंसर में। ऐसे आप डायरेक्टली भी इस बात को नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा बोलने से आपका आंसर का उसका जो भाव कम हो जाएगा। आप उसको बताने के बाद बताएंगे गवर्नमेंट कौन कौन से, जैसे हमने कहा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना के लिए तो एक्सप्रेसवे 2-3 बता दिया, आगरा एक्सप्रेसवे, है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बाकी पानी के लिए हर घर जल, तो ये सब आपको एग्जाम्पल में देना पड़ेगा। जब आप देंगे तब जाकर आपका आंसर की गुणवत्ता बढ़ेगी, ठीक है। यहाँ सिर्फ चुनौतियाँ पूछा तो मेंशन कर देना सिर्फ पॉइंट के तौर पर।
न्यूनतम जोत आकार का कारण कृषि का उद्योग पर्याप्त विकास नहीं हो पा रहा, यानी जो किसान हैं उनका छोटा छोटा अगर कह लें ना, छोटे टुकड़ों में जो सारी ज़मीनें हैं, उस वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कृषि का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। एग्रीकल्चर के तौर पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट या फिर बहुत बड़े कोई पैमाने पे कोई रिवोल्यूशन लाना हो, तो उसके लिए जो ज़मीन के छोटे आकार है वो एक समस्या का कारण बने हुए हैं। अगला पॉइंट देखेंगे कि श्रम संबंधी कानूनों की जटिलता के कारण निवेश संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तो चुनौतियाँ सिर्फ हम मेंशन कर रहे हैं, जब इसका हम सोल्यूशन बताएंगे तो बताएंगे गवर्नमेंट जो है वन विंडो क्लियरेंस, ठीक है, एकल खिड़की की व्यवस्था की है, जहाँ से बहुत सारे कम कागजी कानूनी संबंधी चीज़ें करने के बाद से भी अपना निवेश को आसानी से कर सकते हैं। तो श्रम संबंधी कानूनों की जटिलता कारण निवेश में दुविधा आ रही है। चौथा क्या है, उद्योग अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग को प्रोत्साहन देने सरकार की उदासीनता। ऐसा ही एक मान सकते हैं कि पॉलिटिकल विल की कमी है, लेकिन वर्तमान में देखें कि बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है ना, और लघु सूक्ष्म उद्योग के लिए पॉलिसी 2020 स्टार्टअप पॉलिसी, ये सब बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं। तो यहाँ पर चुनौती के तौर पर हम बता सकते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बाद में हम उनको आगे क्या करेंगे उसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में जितना पूछा हो उसके रिगार्डिंग सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, चुनौतियों को बता दे रहे हैं। अगला क्या है, अब ये 2-4 चुनौतियाँ, अब इसके साथ हम आंसर को कंक्लूड कर देना है, ठीक है। कि उपरोक्त चुनौतियों ने उद्योग विकास का पंगु बना दिया है, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार निवेश को प्रोत्साहन देने हेतु प्रमुख उद्योगपतियों के साथ निवेश सम्मेलन का आयोजन करने का प्रयास करिए। अब देखिए, हमने कहा ना कि जब भी कोई चैलेंज चुनौती का क्वेश्चन हो, उसको आप बता तो दीजिए चुनौती, लेकिन उसके साथ आपको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे आपको आंसर को कंक्लूड करना है। इससे ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा निगेटिव नहीं हो रहा है कि हाँ कोई समस्या है, उस समस्या को लेकर हम बहुत ज़्यादा वो नहीं है, परेशान नहीं है, उस समस्या का हल हो सकता है। तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है, निवेश प्रोत्साहन जो स्टार्टअप चल रहे हैं हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में, अभी तो रिसेंटली हुआ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, तो इस तरीके से समिट करा रही है, आयोजन कर रही है। अतः टाटा, अडानी समूह, रिलायंस के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में रूस की कंपनियां भी निवेश को सहमत हुई हैं। तो ये सब सारे क्या है, एक कंक्लूजन होगा कि चलिए ठीक है, जो भी सारे बात हैं चुनौतियों को लेकर तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चुनौती के साथ साथ हमारे पास क्या है कि हमारे पास समाधान भी है, ठीक है। तो ये तो पूरा आपके एक आंसर का कंप्लीट होता है यहाँ पे आपका एक आंसर, ठीक है। कि पूछ रहे थे लोग कोई बुक्स के लिए, तो इतना जानिए कि देखिए जो यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं, ठीक है, एक तो स्टैटिक पार्ट करा रहे हैं 5 और 6 के लिए, ठीक है, और क्वेश्चन आंसर। तो देखिए जो क्वेश्चन आंसर इसमें कराया जाता है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं उसके लिए कराया जाता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि इसको कराने के बाद से पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो चीज़ रह जाते हैं, लेकिन फोकस किस पे है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, और कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके, ठीक है। तो इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो उसके लिए हम बता दें कि हिंदी मीडियम के लिए अगर कोई बुक प्रीफर करना चाहे, ठीक है, जिनको करना है, तो घटना चक्र का मेंस का जो 5वां 6वां पेपर है उसको प्रीफर कर लें। और इंग्लिश मीडियम के लिए अगर बात करेंगे तो ध्येय आईएएस का, ठीक है, ध्येय आईएएस का 5वां 6वां पेपर आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। वरना तो एक सिर्फ इसी पे होता ना कि आप इसको पढ़ें, कुछ पॉइंट उसमें बुक्स में बहुत सारे पॉइंट्स आपको अलग से मिल जाएंगे, लेकिन यह है कि हम आपको ये चीज़ आपको कंप्लीट करा देंगे जो हमने आपसे कहा है कि 5 और 6 को मेंस के आंसर राइटिंग थ्रू से, तो इसमें आपकी एक समझ डेवलप हो जाएगी, ठीक है। बाकी उसके लिए जो आपको अदर भी पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप इन बुक को प्रीफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो और कोई जो आपके डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। और एक चीज़ बता दें कि ये मेंस आंसर राइटिंग के लिए जो ये वीडियो भी नहीं आई है, जिसमें हमने आप लोगों के डाउट लेने के बाद बहुत सारे दोस्तों को जो डाउट थे उसको इसमें बेसिकली एड्रेस किया गया है। तो इसको आप जरूर जाके देखिए इस वीडियो को फटाफट से कि किस तरीके से इसमें चीज़ों को डिस्कस किया गया है। बात करते हैं आज के क्वेश्चन को लेके। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश में विकसित उद्योगों का विवरण देते हुए सरकारी प्रयासों की चर्चा करनी है, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन को, ठीक है। आज़ादी के बाद जो है उत्तर प्रदेश में विकसित उद्योगों का विवरण देते हुए सरकारी प्रयासों की चर्चा कीजिए। तो इस प्रश्न को समझिए कि इस प्रश्न में क्या क्या पहले पूछा हुआ है और किस अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिए कि बात करेंगे हम इसमें उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है कि आज़ादी के बाद, यानी जो आज़ादी के पहले एक चीज़ है उसको यहाँ पर इंक्लूड करना है। आज़ादी के बाद से उत्तर प्रदेश में विकसित उद्योगों का विवरण दे, मतलब जो डेवलपमेंट में आप देखेंगे कि यहाँ पे योगदान किए हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को यहाँ पे बताना है। उसके साथ साथ क्या सरकारी प्रयास हुए हैं उस पर चर्चा करनी है, ठीक है। तो पॉइंट वाइज इसको देखेंगे किस तरीके से इसको फॉर्मेटिंग में। सबसे पहले देखते हैं क्या इसका परिचय। तो परिचय में देखिए कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है। राज्य की जनसंख्या जो है आवश्यकताओं को पूरा करने और श्रम बल को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योगों का विकास एक महत्वपूर्ण शर्त है। यानी अगर बात करते हैं जब हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश देखेंगे कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जनघनत्व वाला भी तरीके से राज्य है। यहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और यहाँ की जो जनमानस यहाँ पे
जो पॉपुलेशन है उसको रोज़गार उपलब्ध कराना, ये एक महत्वपूर्ण शर्त हो जाता है। कि वर्तमान में अभी देखेंगे जो रिसेंटली चुनाव हुए हैं उसमें रोज़गार भी एक बहुत अहम मुद्दा था, ठीक है। तो किस तरीके से रोजगार की पूर्ति की जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण शर्त है। आज़ादी के बाद से अगर देखें तो राज्य सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे कई उद्योगों का विकास हुआ है। अब देखेंगे जब ये इंट्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, किस तरीके से एक फ्लो बना हुआ है, किस तरीके से जो भी हम एक के बाद अगला जो सेंटेंस यहाँ पे लिख रहे हैं तो उसमें एक तारतम्यता बनी हुई है, यानी कि कोई डाटा कहीं से इस तरीके का है। इसमें एक लिंकिंग बहुत जरूरी है, यानी जो भाषा का फ्लो है वो बना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, परिचय हो गया। अब राज्य के जो प्रमुख उद्योग हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो प्रमुख उद्योग हैं, ठीक है। उनको सबसे पहले तो कैटेगराइज कर लेते हैं दो तरीके से, कृषि आधारित और एक नॉन कृषि आधारित, यानी गैर कृषि आधारित। दो तरीके के उद्योग हैं जो राज्य में बहुत हद तक क्या करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। कृषि आधारित उद्योग की जब बात करेंगे दोस्तों, देखेंगे इसमें चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, माचिस उद्योग, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग और इत्र उद्योग। इत्र के लिए याद रखिएगा कन्नौज नगरी, प्रीलिम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। माचिस के लिए देखेंगे तो बरेली, ठीक है। ये सब कुछ पॉइंट है जो प्रीलिम्स में भी आपके पूछे जाते हैं। गैर कृषि आधारित की जब बात करते हैं तो सीमेंट उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, प्लास्टिक एवं कांच उद्योग है, ठीक है, ताला पीतल व अन्य धातुओं के उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, ठीक है। ये सब सारे अब 1 बाय 1 करके एक उद्योग को देखेंगे किस तरीके से इसने राज्य के विकास में भूमिका निभाई है, और उसके साथ साथ देखेंगे कि क्या क्या सरकार की इसमें पॉलिसी रही है। कृषि एवं संबंधित उद्योग के बारे में जब बात करते हैं तो राज्य सरकार ने कृषि एवं संबंधित उद्योग के विकास के लिए राज्य की अर्थव्यवस्था को इसके अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। इसके लिए सरकार ने कृषि नीति 2013 एवं उत्तर प्रदेश MSME नीति 2022 लागू किया है। वर्तमान में राज्य की इस उद्योग में महत्वपूर्ण स्थिति है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो 2 पॉइंट है मेंशन किए, कृषि नीति 2013 और उत्तर प्रदेश MSME नीति जो लघु और सूक्ष्म उद्योग वाला है 2022, ये भी, इस पर भी अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन बनेगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे आगे चल के। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कृषि और उद्योग के लिए क्या क्या पॉइंट यहाँ बताया सरकार ने कि 2 तरीके का प्रयास किया और वर्तमान राज्य इसी उद्योग को लेके महत्वपूर्ण उपस्थिति है, ठीक है। बात करेंगे चमड़ा उद्योग के बारे में। चमड़ा उद्योग क्या किस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, तो उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर और आगरा है। ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन है, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा कि चमड़ा उद्योग कहाँ फेमस है, तो कानपुर और आगरा के लिए, ठीक है। राज्य सरकार इस उद्योग के विकास के लिए ऋण और प्रोत्साहन नीति का अनुपालन कर, यानी बहुत सारे यहाँ पे क्या आपको ऋण का प्रोग्राम चल रहे हैं उस तरीके से, और सब्सिडीज मिल रही हैं इन सब उद्योग के लिए। जो वर्तमान में राज्य का चमड़ा उद्योग देश में सबसे बड़ा चर्म उद्योग है, जो राज्य का है वो यहाँ पे देश में सबसे बड़े स्तर पर चल रहा है। कपड़े उद्योग की बात करते हैं जब, अगला एक उद्योग है कपड़ा उद्योग। उत्तर प्रदेश भारत में कपड़ा उत्पादन केंद्रों में एक प्रमुख केंद्र है। वाराणसी और आजमगढ़ शहर अपने रेशम उत्पादन के द्वारा राज्य को एक अलग पहचान दिलाते हैं। वाराणसी का आप जानते हैं वो साड़ी फेमस, ठीक है, उसको GI टैग भी मिल चुका है। और राज्य सरकार ने इस उद्योग को बढ़ावा देने के रोजगार का अवसर प्राप्त करने के लिए कई कपड़ा पार्क और क्लस्टर स्थापित किए हैं। तो ये राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास हैं और किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कपड़ा उद्योग आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इस तरह का अगर रीजन का कोई आपके पास डेटा हो जो करंट में अगर कभी आए तो उस तरह का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो कंपनियाँ आई उसको लेकर आप इसमें डेटा कोड कर सकते हैं। दवा उद्योग में क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयासों से वर्तमान में रैनबैक्सी, ल्यूपिन और डॉक्टर रेड्डी की प्रयोगशालाओं सहित जो दवा कंपनियां इस तरह की इनको उत्पादन के लिए अपने यहाँ पे अपना क्या करें, प्रयोगशाला स्थापित करें। इस क्षेत्र में सरकार ने PLI स्कीम का भी लाभ दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सरकार द्वारा अलग अलग सेक्टर में किया जा रहा है। अगला पॉइंट देखेंगे सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के लिए सरकार क्या कर रही है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट उद्योग एक प्रमुख स्थान रखता है राज्य के, ठीक है। कजरहट, चुनार, चूर्क और ये सब जो सीमेंट उद्योग फैक्ट्रियाँ हैं, ठीक है, डल्ला में सीमेंट के कारखाना स्थापित हैं। ये राज्य के सीमेंट का आपूर्ति करते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रीलिम्स में पॉइंट बन जाएंगे कि ये जो फेमस नाम है चूर्क, डल्ला, चुनार, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, तो सीमेंट उद्योग से रिलेटेड है। तो ये चीज़ प्रीलिम्स के पॉइंट अभी इसी जो की पॉइंट है आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से प्रीलिम्स के पॉइंट्स को निकालने हैं। अगला देखेंगे IT सेक्टर और सॉफ्टवेयर सेक्टर उद्योग के बारे में। इसमें क्या कह रहा है कि हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश जो है IT और सॉफ्टवेयर उद्योग को बढ़ावा दे रहा है। राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स और स्थापित कंपनियों को समर्थन देने के लिए कई IT पार्क और नवाचार केंद्र की स्थापना की है, ठीक है। तो IT हब के लिए भी नोएडा में आप देखेंगे कि बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर आप नोएडा को कोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है हस्तशिल्प उद्योग, ठीक है। हस्तशिल्प उद्योग ये तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में प्राचीन और विकासशील हस्तशिल्प उद्योग मौजूद हैं। अपने प्रदेश में जो इसके हस्तशिल्प उद्योग हैं उसकी कारीगरी के रूप में देश जाना जाता है, ठीक है।
सरकार द्वारा इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और रोजगार को अवसर करने के लिए कई सारे हस्तशिल्प जो उद्योग संकुलों का स्थापना की गई है। इसमें वाराणसी का दीनदयाल हस्तशिल्प संकुल एक प्रमुख केंद्र है। तो अभी यहाँ पे देखिएगा, इसको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कर लीजिएगा कि दीनदयाल हस्तशिल्प संकुल केंद्र कहाँ पर है, तो वाराणसी में। और किसके लिए फेमस है, तो हस्तशिल्प उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड हो गए दोस्तों, सारे पॉइंट्स आपको मिल गए कहाँ से, इस जो क्वेश्चन हमारा पूछा था उसके रिगार्डिंग। अब देख लेते हैं इसका कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में क्या है, निष्कर्षतः उत्तर प्रदेश ने आज़ादी के बाद से राज्य में आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों को लागू किया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था में विविधता आई है। राज्य सरकार के प्रयासों से कई उद्योगों का उदय हुआ है। ठीक है, और रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनर्विकास किया गया है। इसके इन सबके सम्मिलित प्रभाव से राज्य रोजगार के अतिरिक्त अवसरों को सृजन हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जब कंक्लूजन लिखते हैं तो वहाँ पे एक होता ना आशावादी, भले चीज़ें बहुत सारी अपनी जगह पे वहाँ पे कमियां हैं, लेकिन निष्कर्ष में ही हम बताते हैं कि हाँ चीज़ें हैं अपनी जगह पे सही हैं और उसको आगे चल के और सही कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आज का क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट है। ठीक है, क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आज हम देखेंगे क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे और भौतिक संसाधनों का क्या महत्व है। तो ये तो जैसे आप जाने उत्तर प्रदेश GS 6 का एक क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी स्पेशल इकोनॉमी का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है, ठीक है, उस इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी ढांचे हैं और भौतिक संसाधन हैं उनका क्या महत्व है। यानी आप देखेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था में जो बुनियादी ढांचे हैं, जैसे कि आप उसमें देखेंगे परिवहन आ रहा है, विद्युत, जल, है ना, इन सब चीज़ों का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इन सब चीज़ों का कितना महत्व रहता है। पर्यटन को ले लीजिए, है ना, बाकी अदर जो बुनियादी ढांचे उनका क्या महत्व है और किस तरीके से जो किसी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, उन सब चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। तो भौतिक संसाधनों में तो उसी तरीके से इसमें हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है अपना परिचय, कि इस क्वेश्चन के लिए क्या एक अप्रोप्रिएट परिचय होगा, उसके बाद से बाकी चीज़ों को हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो ये तो एकदम बेसिक चीज़। देखिए अब किसी कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, परिचय लिखते टाइम ना आप क्या करेंगे कि जैसे कि क्वेश्चन से ही आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को लेके ही उसी से स्टार्ट करके आप परिचय बना सकते हैं। जैसे इस वाले में उसी तरीके से कि किसी भी क्षेत्र में जो आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचा और भौतिक संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ठीक है, और देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। अगर आप चाहते तो यहाँ पे जो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते थे कितना परसेंट आबादी, लगभग 16.5% यहाँ पे जो आबादी है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में निवास कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा डेटा से भी आपने क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को, आंसर को और उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और देश की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश के रूप में जानी जाती है। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था में बुनियादी ढांचे हैं उनका क्या महत्व है, एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, परिवहन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होगी तो बहुत सारे जैसे एग्रीकल्चरल सेक्टर है, चाहे अदर जो भी सर्विस सेक्टर है, वो सब कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये एकदम मूलभूत ढांचे में आता है परिवहन। उत्तर प्रदेश में सड़कों, रेलवे और हवाई परिवहन का व्यापक नेटवर्क है। अब इन सबको अलग अलग दिखा सकते। सड़कों में आप बात कर सकते हैं एक्सप्रेसवे की, किस तरीके से जो रेलवे जोन उसको लगभग जो 18 रेलवे जोन, उसमें 3 रेलवे जोन आपको उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। हवाई परिवहन में देखेंगे आप सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट जो है वो आपको उत्तर प्रदेश में हो गए। सबसे ज़्यादा तो 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ उत्तर प्रदेश में हो गए थे। सब सारे इन्फॉर्मेशन क्या करेंगे आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अगर आप एग्जाम्पल दे किस तरीके से बता सकते हैं इसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें कि यह देश के अन्य हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, जिससे माल और रसद ठीक है के साथ व्यक्तियों की आवाजाही में सुविधा होती है। तो पहली चीज़ की है तो सर्विस सेक्टर में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, एग्रीकल्चर में भी, ट्रांसपोर्टेशन में भी, तो सारी चीज़ में क्या परिवहन एक अहम भूमिका निभाएगा। अच्छा परिवहन ढांचा जो है वो लागत को कम करता है। देखिए वही लागत जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को क्या करेगा, कम करेगा, और व्यवसाय की दक्षता को बढ़ाता है, यानी जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, ठीक है, उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा और उसको इम्प्रूव भी करेगा, जो बदलते आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जो इकोनॉमी को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। तो एक पॉइंट समझ में आ गया दोस्तों कि यहाँ पे किस चीज़ में परिवहन की बात करेंगे तो परिवहन को आप बहुत तरीके से यहाँ पे जुड़ के लिख सकते हैं। एक ऐसा पॉइंट है कि आप कभी भी जब आंसर राइटिंग करेंगे, ठीक है, तो उसमें लिखते समय आप परिवहन को जोड़ सकते हैं। चाहे कृषि हो, उसमें भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए बेहतर परिवहन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें रोड है ना, बाकी कनेक्टिविटी का आप जिक्र कर सकते हैं। ये सब के बनने से वहाँ की जो रूरल इकोनॉमी है वो डेवलप होगी। ये सब सारे पॉइंट्स क्या करेंगे, आप नोट कर लेंगे और इसी तरीके से धीरे धीरे लिखते लिखते आप में क्या होगा, एक बेहतर आंसर लिखने की प्रवृत्ति डेवलप होगी। विद्युत के बारे में बात करेंगे।
विद्युत किस तरीके से, उत्तर प्रदेश में थर्मल, हाइड्रो और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के साथ महत्वपूर्ण विद्युत उत्पादन क्षमता है, जिसमें थर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी और नवीनीकरण ऊर्जा पे बात की जा रही है। ठीक है, ये तीन तरह की ऊर्जा यहाँ पे पैदा की जाती है। औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए विश्वसनीय और सस्ती विद्युत तक पहुँच की आवश्यकता है। जब यहाँ पे एक कमी बताई जाती है, जैसे कि चैलेंज कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक चुनौती क्या है कि जब भी कोई नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता है तो उसके लिए विद्युत आपूर्ति एक समस्या बनी रहती है कि लोग आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मिलना उसके लिए नए बिजनेस स्टार्टअप को लेकर थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो वहाँ पर इसी पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति निवेश को आकर्षित कर सकती है। ठीक है, तो वही वाली बात है कि जो अगर पर्याप्त आप अमाउंट में आप एनर्जी देंगे तो क्या करेगा, ये नए निवेश को आकर्षित करेगा। ठीक है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे सकती है और रोजगार के अवसर पैदा कर सकती है। ठीक है, तो रोजगार का अवसर भी ये पैदा करने में सक्षम है। अगला पॉइंट है जल। जल के बारे में क्या है, उत्तर प्रदेश नदियों, नहरों और भूजल के रूप में प्रचुर मात्रा में संसाधनों से समृद्ध है। कृषि के लिए जल संसाधनों का उचित प्रबंधन महत्वपूर्ण है, जो जनसंख्या के महत्वपूर्ण भाग का प्राथमिक व्यवसाय है। यहाँ पे आप डेटा कोड से लगभग 65%, ठीक है सर, 65% पॉपुलेशन क्या है उत्तर प्रदेश की, वो एग्रीकल्चर पे निर्भर है। ठीक है, उस पर यानी कृषि कार्य में संलग्न है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश तो प्राकृतिक रूप से भी नदियों, नहरों से बाकी चीज़ों से संपन्न है, लेकिन आपको थोड़ा सा बताएं कि यहाँ पे अगर जल की बात करेंगे ना तो उत्तर प्रदेश में से पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वो आपका वेल डेवलप है। ठीक है, और आपका ये वाला जो रीजन ईस्टर्न का उतना नहीं है। इधर तो सिंचाई के बहुत अच्छे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे साधन, लेकिन अभी ये वाला रीजन जब आप देखेंगे बुंदेलखंड वाला रीजन, ये रीजन सब, तो इधर सिंचाई के लिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना अभी भी करना पड़ रहा है, जिसमें आप नदियों का जो देखेंगे आप केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट, इस तरह का प्रोजेक्ट, और इधर जो है इधर कनाल से सिंचाई की जाती है। तो ये भी जब आपको इरिगेशन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ पे सिंचाई, तो वहाँ पे आपको बताएंगे किस तरीके से किस किस फील्ड में विथ मैप के साथ कि चीज़ें कैसे कैसे उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही हैं। तो इस पॉइंट पर हम लोग थे सिंचाई के बारे में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण भाग है, प्राथमिक भाग है। सिंचाई सुविधाओं से कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम से किसानों की आय में वृद्धि होगी। ठीक है, अगला देखेंगे औद्योगिक बुनियादी ढांचा, ये इंपॉर्टेंट एकदम। ठीक है, औद्योगिक बुनियादी ढांचा किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में एक सुव्यवस्थित सुस्थापित करने के लिए आधार है। ठीक है, क्या आधार है कि विशेष रूप से आप देखेंगे कपड़ा, रसायन और इंजीनियरिंग जैसे उद्योग क्षेत्रों में ये स्थापित है। राज्य सरकार ने क्या किया, उद्योगों को अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस, टैक्स इंसेंटिव, भूमि अधिग्रहण, यानी बहुत सारे क्या सब्सिडीज़ वगैरह है ना, उस सब चीज़ों को प्रमोशन, अलग अलग चीज़ों में पॉलिसी आती रहती है। जो उद्योग है उसके लिए भूमि, पानी और कुशल श्रम की उपलब्धता का आवश्यकता है, जो उत्तर प्रदेश में बहुत इजीली मिल जाएगा आपको। कुशल श्रम की बात करेंगे तो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, यहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर, ठीक है, और अनस्किल्ड लेबर दोनों तरह के सस्ते भी मिल जाएंगे, है ना। तो ये सब सारी चीज़ें क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश की एक इकॉनमी को बूस्ट करने में मदद करेगा। अगला पॉइंट पर्यटन। अब पर्यटन को लेकर जब बात करेंगे दोस्तों, तो पर्यटन तो इस समय इस पर भी रिपोर्ट भी अभी रिसेंटली की आई है। आपको बता दें कि यात्रा एवं टूरिज़्म का, ठीक है, यात्रा एवं पर्यटन टूरिज़्म वाला ये आया है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आया है। इसमें 39वीं रैंक भारत की आई है। तो ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से भारत टूरिज़्म में भी आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी रैंक इसमें इम्प्रूव हुई है। तो पर्यटन के बारे में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की स्पेशली कॉन्टेक्स्ट में ताजमहल, वाराणसी, लखनऊ के बाद यहाँ पे अयोध्या भी ऐड कर लीजिए। ठीक है, कई लोकप्रिय पर्यटन स्थल यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये क्या करें, पर्यटन के लिए बढ़ावा देना। राज्य सरकार इस पर्यटन को लेकर क्या कर रही है, राज्य सरकार पर्यटन के लिए सर्किट की व्यवस्था की है, जैसे धार्मिक सर्किट, इको सर्किट, जैसे महत्वपूर्ण पहल पर्यटन उद्योग को आधार बनाने के लिए इसमें चलाई जा रही है। राज्य सरकार पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे का भी विकास कर रही है। पर्यटन उद्योग रोजगार अवसर को सृजित करेगा और राज्य में विशेष राजस्व को उत्पन्न करेगा। तो ये सब सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, पर्यटन से रिलेटेड हो जाएंगे। अब निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष देखेंगे क्या है इसमें। निष्कर्ष इस फाइनली आंसर का जो क्या हो जाएगा कि निष्कर्ष तो हम इस बात पे पहुंच सकते हैं या कह सकते हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के बुनियादी जो ढांचा है, भौतिक संसाधन दोनों ही महत्वपूर्ण है। किसके लिए, उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए। किस तरीके से महत्वपूर्ण, हमने ऊपर अभी सारे पॉइंट के रूप में एक्सप्लेन किया। विद्युत, परिवहन और पानी से बुनियादी ढांचे में सुधार और औद्योगिक और पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास पर राज्य सरकार का ध्यान अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ राज्य की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में ये क्या करेगा, मदद करेगा। ठीक है, तो ये होगा दोस्तों इसका एक कंप्लीट कंक्लूजन। तो आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और जो क्वेश्चन इस तरीके से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, ठीक है, आप उसको ये तो अभी तो 2 ही पेपर चल रहा है, 5 और 6, ठीक है, 2 पेपर चल रहा है, तो आप उसको रिलेट करते रहिए चैप्टर वाइज। जो सिलेबस का पॉइंट जब जाकर देखेंगे तो पॉइंट वाइज कवर कर रहे हैं सारे इस क्वेश्चन को, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों।
देख करके डे 5 हो गया। पेपर 6 का भी हमने स्टार्ट कर दिया। पेपर 5 में अगर हम बात करें तो उसमें लगभग 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, जो साथी नहीं देखे हैं, नए हैं, जाकर फटाफट से वहाँ से आप उसको देख लें। आज का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कौशल विकास को देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका है। ठीक है, कौशल जो विकास है इसका जो है देश के आर्थिक विकास में क्या भूमिका है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 के उद्देश्य और उसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे तो बहुत सारे आयाम पूछे। पहले तो कौशल विकास को बताना है कि किस तरीके से जो कौशल विकास वो है आर्थिक विकास में किस तरीके से भूमिका निभाएगा, और उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन है उसके उद्देश्य और उसकी मुख्य विशेषताओं पर क्या करना है, वह प्रकाश डालना है। चलिए बिना टाइम इसके फटाफट से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे इसके विभिन्न आयामों को। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि जो कौशल विकास है, ये योजना है, इसकी किस तरीके से भूमिका है अर्थव्यवस्था में। तो उसके डिफरेंट आयाम को पहले देखेंगे। देखिए कौशल विकास, ठीक है, आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा इसमें अच्छा हो जाएगा, रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे तो कौशल विकास की भूमिका किस तरीके से है पहले देखेंगे सूचना एवं संचार में। ठीक है, सूचना एवं संचार में। उसके बाद से इसके बात करें तो व्यावसायिक प्रशिक्षण इसमें किस तरीके से दिए जा रहे हैं, जो कमर्शियल किस तरीके से जो छोटे छोटे स्किल है उसको किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है ना। विज्ञान एवं तकनीकी में, गैर परंपरागत व्यवसाय में और शिक्षण कौशल प्रौद्योगिकी में, इन सब चीज़ों में। ठीक है, उसके साथ साथ परंपरागत जो व्यवसाय हैं उनको कैसे डेवलप किया जा रहा है, जैसे पीएम विश्वकर्मा स्कीम आई थी, है ना, उसमें भी इस तरीके से बहुत सारा हेल्प मिला था कौशल विकास को। नवाचार में भी इसको देखेंगे और उसके बाद से वैश्विक जुड़ाव इसका क्या है, इन सारे आयाम पे हम लोग इसको इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसका क्या परिचय, परिचय में इसका कंक्रीट परिचय क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों इसके परिचय में देखेंगे, उत्तर यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। और तो कौशल विकास जो है किसी देश की आर्थिक विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, कौशल विकास क्या करता है, किसी भी देश के आर्थिक विकास के उसको एक गति प्रदान करता है, उसमें एक क्या करते हैं उसको डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। भारत के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो जनसांख्यिकी लाभांश, ठीक है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है यहाँ पे सुदृढ़ है, यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर जनसंख्या है। जहाँ अगर बात करें 15 से 59 वर्ष की आयु की कार्यशील जनसंख्या का कुल प्रतिशत जो है वो जनसंख्या में सर्वाधिक है। तो इस टाइम जो भारत के पास है, ठीक है, भारत में जैसे देश में जनसंख्या की लाभांश ज़्यादा है और इसी चीज़ को इकोनॉमी में कन्वर्ट करने के लिए, इकोनॉमी में मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने किस तरीके से कौशल विकास योजना को लेके आई है। ठीक है, तो अगला इसमें पॉइंट देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। यद्यपि कि मौजूदा समय में व्याप्त बेरोजगारी और अकुशल श्रम तीव्र आर्थिक विकास में बाधक है, अतः कार्यशील जनसंख्या समूह को वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं एवं प्रौद्योगिकी के अनुरूप प्रशिक्षित कर उन्हें उपयोगी एवं मूल्यवान मानव संसाधन के रूप में तैयार करना आर्थिक विकास के लिए विशेष महत्व रखता है। तो जिस तरीके से वर्तमान समय में बेरोजगारी है, ठीक है, अनस्किल्ड लेबर यानी अकुशल श्रम है, और जो वो क्या कर रहे हैं ना कि बेसिकली देखेंगे आर्थिक व्यवस्था में बाधा है, क्योंकि अनस्किल्ड लेबर का क्या है, सिर्फ वर्क फोर्स के लिए आप यूज करेंगे और वर्क फोर्स के लिए तो बहुत सारी मशीनरीज आ गई हैं, तो आपको क्या चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए। इसीलिए इस व्याप्त बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको सबको एक कुशल श्रम में इनको बदलना पड़ेगा, जो कि क्या करेंगे आगे चल के ये प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में इनको क्या करना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए आर्थिक विकास में क्या करेंगे, महत्व रखेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की ओर से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, की साझेदारी से 2007 में राष्ट्रीय कौशल विकास नीति का मसौदा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। वर्तमान में देखेंगे तो विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, कौशल विकास जो है देश की आर्थिक विकास में निम्नलिखित रूपों से भूमिका निभाता है। अभी कौशल विकास जो है देश के किस तरह से आर्थिक में भूमिका निभा रहा है उसके बारे में देखेंगे। और ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 2007 में स्टार्ट हुआ भारत सरकार के द्वारा ILO के यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है उसके साझेदारी से ये स्टार्ट हुआ है। अब इसके क्या क्या से विभिन्न भूमिका हैं उसके बारे में देखते हैं। पहली भूमिका देखेंगे, श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि लाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करें, यानी जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको स्किल्ड लेवल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उन्हें छोटे छोटे कोई अच्छे काम सिखा दे, जैसे कि लोकल लेवल देखे इलेक्ट्रिशियन बन गए, है ना, हार्डवेयर के काम में लग गए, तो किसी तरह के उनके हाथ में एक स्किल आ जाए तो वो एक बेरोजगार नहीं रहेंगे और क्या करेगा, उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे, परंपरागत व्यवसाय में लगे लोगों को आधुनिक व्यवसाय से जोड़ना। ठीक है, तो जो अपने परंपरागत व्यवसाय में लगे पहले से जो उनका होता है ना कि खानदानी चाहे जो पेशा उनका पहले से, उनको क्या करना, आधुनिक व्यवसाय से जोड़ना है। किस तरीके से, जैसे एक एग्जांपल की बात करें
कि एक कुम्हार जो ये मटका उटका बनाते हैं लोग, तो उनका ये जो चक्री था ना, उनको प्रशिक्षित करने के लिए अब उसमें क्या कर दिया गया, मोटर लगा दिया गया। पहले वो तो अपने आर्टिफिशियल उसको ऐसे ऐसे मूव करा के उस पर सारा चीज़ बना देते, लेकिन अब उनको मोटर करके मोटर से ऐड कर दिया गया। तो ये भी आप एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर सकते हैं किस तरीके से आधुनिक व्यवसाय में कन्वर्ट किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के बारे में अगर बात करेंगे, कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और कार्य की परिस्थिति में सुधार हो रहा है। महिलाओं का व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्तिकरण, ठीक है, महिलाओं को अपने लोकल लेवल पे या फिर एनजीओ के माध्यम से इनको प्रशिक्षण देके इनको सशक्त किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल प्रयासों से स्वरोजगार होगा। जब ये कौशल प्रयास जब बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, ठीक है, तो वो लोग अपने स्तर पे स्वरोजगार यानी अपने खुद के एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्राम एवं ब्लॉक आधारित कौशल आदि, ठीक है, तो ये लोकल लेवल पे चीज़ें चलाई जा रही हैं। कौशल विकास के लिए अन्य चीज़ देखेंगे कि सरकारी प्रयास क्या क्या किए गए हैं। तो राष्ट्रीय कौशल विकास उद्यमिता नीति 2015 घोषित है, ठीक है। स्किल इंडिया मिशन 2015 शुरू किया गया है। स्किल इंडिया मिशन कौशल की मान्यता मानकीकरण के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है, और इसके लिए हर साल बजट में अलग से एक प्रावधान भी आता है इन सारे क्या करना स्कीम्स के लिए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। इन सारे चीज़ों को आप क्वेश्चन वाइज भी अगर लिखते चल रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन वाइज नोट्स भी बना लेंगे ना, तो आपके आगे चल के बहुत हेल्पफुल होने वाला रिवीजन करने के लिए। अब देखेंगे अगला पॉइंट क्या है कि स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देना। स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए संकल्प, ठीक है, और स्ट्राइव जैसी पहल शुरू की गई। ये पहल इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को मेंशन करेंगे और इसको अंडरलाइन कर देंगे लिखते टाइम। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन 2022 का उद्देश्य युवाओं को औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करना, स्वावलंबी कुशल बनाना है। इस मिशन की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कौशल विकास, जो इस स्टेट स्पेसिफिक पूछा था हमसे क्वेश्चन, उसके बारे में, इस मिशन के बारे में जो 2022 का उसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उद्देश्य जो है युवाओं को प्रशिक्षण देना, उनको कुशल बनाना, ठीक है। इस मिशन की जो मुख्य विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर 2-4 पॉइंट बता देंगे। इस तरीके से हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्या है कि राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। जितने बेरोजगार हुए उनको क्या करना, अकुशल से कुशल श्रमिक में बदलना। दूसरा क्या है, बेरोजगार युवक एवं युवतियों को प्रशिक्षण के लिए अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम चुनने का मौका प्रदान करना। यानी जिस तरीके विभिन्न तरह के डिप्लोमा कोर्सेज चलाए जा रहे हैं उसमें मेडिकल लैब टेक्नीशियन या फिर अदर कोई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन, इसमें उनको मतलब अपने इच्छानुसार, ठीक है, उस तरह के पाठ्यक्रम हो जाएं और अपने हिसाब से स्किल को उसमें प्राप्त करें। अगला पॉइंट है कि सभी पाठ्यक्रमों में युवाओं को अंग्रेजी और कंप्यूटर की जानकारी प्राप्त की जाएगी। यानी इसके साथ साथ इनको अंग्रेजी और कंप्यूटर पर विशेष बल दिया जा रहा है कि इस कौशल विकास में कि उन्हें अंग्रेजी भी है और कंप्यूटर से जुड़ के आधुनिक क्या करें, आधुनिकता को प्राप्त करें, ठीक है। तो ये सब सारी पॉइंट भी इसमें ऐड हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखेंगे कि मान्यता प्राप्त संस्थानों के द्वारा सफलता प्राप्त जो युवक हैं और युवतियाँ उनको प्रदेश सरकार द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना। तो उनको जो भी आप डिग्री ले रहे हैं उसका प्रमाण पत्र भी आपको मिल जाता है, और उसके साथ साथ आपको कहीं न कहीं उसमें जॉब प्लेसमेंट के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है। तो अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या हो जाएगा इसका देखेंगे। निष्कर्ष रूप में देखा जा सकता है कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल, ज्ञान, विज्ञान और तकनीकी योग्यताएं प्रेरक शक्ति हैं। किस तरीके से एकदम ज़रूरी हैं आप देखेंगे, आवश्यक हैं, जो देश के विकास और समृद्धि को मार्ग पर लाएंगे और आगे ले जाने में मदद करेंगे। वर्तमान परिदृश्य में देखेंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर, तो वैश्विक स्तर पर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौतियों से निपटने में देश आगे है जिन्होंने कौशल की तकनीकी को उच्च स्तर को छू लिया है। तो ऐसा इस तरीके से अब एक यहाँ पे क्या करें, पॉजिटिव नोट हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे अपने आंसर को, ठीक है। तो आई होप से क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट थे जिन्हें हमें डिस्कस करना था। एक लास्ट वाला पॉइंट था हमारे पास ये था कौशल विकास मिशन, और उसके बाद से उसके पहले था कौशल विकास मिशन किस तरीके से हेल्पफुल है, ठीक है। बाकी आपसे आपके इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। अब इस प्रश्न में क्या कहा गया कि उत्तर प्रदेश मानव संसाधन से समृद्ध राज्य है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। इस कथन के आलोक में मानव संसाधन के कुशलतापूर्वक उपयोग करने के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश जैसे जानते हैं कि मानव संसाधन से समृद्धि क्यों यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, और क्यों है कि मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे आबादी है। तो इस आबादी को किस तरीके से कुशलतापूर्वक मानव संसाधन में उपयोग किया जा सकता है उस पर टिप्पणी करनी है। प्रश्न की शुरुआत में सबसे पहले शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन वहीं से स्टार्ट हो रहा है, इसका देखेंगे आप कि उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। राज्य में लगभग 24 करोड़ जनसंख्या निवासित है, ठीक है। वर्तमान समय में मानव संसाधन एक महत्वपूर्ण पूंजी है जिसका कुशलतापूर्वक उपयोग राज्य और देश दोनों को आर्थिक प्रगति की राह पर आगे ले जा
सकता है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो आबादी है बाकी चीज़ें हैं इस तरीके से आप मेंशन कर देंगे ताकि पता चले, क्योंकि मानव संसाधन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आप ऐसे डेटा का उपयोग करें जिससे पता चले कि उत्तर प्रदेश की आबादी है, कितनी आबादी है। तो ये सब इस तरीके के डेटा का उपयोग करेंगे तो चीज़ आपकी आंसर और बेहतर हो जाएगा इंट्रो। तो ये तो इसका इंट्रो हो गया। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या आगे और पॉइंट हो सकता है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की औसत उम्र कम होने से प्रदेश का जननांकीय लाभ जो है उसकी प्राप्त की स्थिति में उत्तर प्रदेश है, क्योंकि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यही जो एज है ये क्या करेगा कि आर्थिक विकास में सहयोग करेगा। लेकिन इस लाभ को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधन का कौशल उन्नयन होना अति आवश्यक है। यानी जो हमारे पास जनसंख्या है, एक कलीय से लेबर फोर्स बहुत इजीली मिल जाता है उत्तर प्रदेश से। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग बहुत सारे लोग काम करने बाहर जाते हैं। अगर इस लेबर फोर्स को, श्रम को मानव संसाधन में कौशल के थ्रू यानी उसको स्किल्ड कर दिया जाए, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, तब जाकर और लाभ की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न होगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ठीक है, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन चलाया जा रहा है जो प्रदेश के समृद्ध मानव संसाधन को कुशलतापूर्वक उपयोग के लायक बनाएगा। इसमें हमने एक मानव कौशल विकास मिशन पे पहले हमने क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं कि किस तरीके से कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को और उत्तर प्रदेश के जीडीपी को किस तरीके से इम्प्रूव करेगा, इसमें हमने क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कौशल विकास के डिटेल वाली चीज़ें वहाँ पर जानेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ हम देखते हैं कौशल विकास किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा। अगला पॉइंट है कि राज्य सरकार द्वारा कौशल विकास मिशन के अतिरिक्त अन्य बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है जो इस कार्य में सहायक होंगी। तो कौन कौन सी और योजनाएं हैं जिससे कि इसे हम यहाँ पे मानव संसाधन को और विकसित बना सकते हैं। तो इसमें पहला एक उत्तर प्रदेश, देखें एक पॉइंट यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, उत्तर प्रदेश लोक कल्याण मित्र योजना, अभ्युदय योजना, गोपाल डेयरी है ना योजना, युवा संगम पोर्टल, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। इस तरह की योजनाओं को अगर आप चाहते तो इस तरीके से आप एक बॉक्स बनाते और इस तरीके से बना कर रिप्रेजेंट कर देते तो रिप्रेजेंटेशन आपका और अच्छा हो जाता। ठीक है, फिलहाल आपको हमने ये सारी चीज़ें आंसर राइटिंग वाले सेशन में बता दी है किस तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट करना है। तो डिफरेंट करेगा पर्सन टू पर्सन कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम आपको सारी चीज़ों को आंसर क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता रहे हैं। तो देखिए युवा संगम पोर्टल, मुख्यमंत्री रोजगार स्वरोजगार योजना, पूर्व दशमोत्तर और दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अटल आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। तो इस तरीके से स्कीम जो भी आती है उसको कैसे पढ़ना है, कहाँ यूज करना है, तो यहाँ भी आप इस क्वेश्चन के माध्यम से समझ सकते हैं। वर्तमान में अगर बात करें उत्तर प्रदेश में देखें तो 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं जिनमें विभिन्न व्यवसाय की कक्षाएँ चल रही हैं। अगला पॉइंट कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से 47 महिलाओं के प्रशिक्षण हेतु महिला शाखा संचालित की जा रही हैं। तो ये सब किस लिए बताया जा रहा है कि यहाँ से क्या हो सकता है कि कौशल विकास में क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में 2500 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। तो ये तो हो गया हमारे पूरे क्वेश्चन का एक बॉडी जिसमें हमने बताया। यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमने परिचय दिया क्वेश्चन का, ठीक है, किस तरीके से है और उत्तर प्रदेश सरकार किस तरीके से इस जनसांख्यिकी लाभ को प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयोग कर रही है, क्या क्या स्कीम चला रही है, उन सारे स्कीम के बारे में बताया। अब फाइनली देखते हैं क्या इसका हम लोग कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन में क्या होगा, अंततः कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार अपनी कार्यशील आबादी को कौशल संपन्न बनाकर वर्तमान बढ़त का लाभ लेने के लिए अग्रसर है। वर्तमान सरकारों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया। अब देखिए ये भले सारी चीज़ योजनाएं आपको ग्राउंड लेवल पर दिखे ना दिखे, लेकिन आप कंक्लूजन लिखते समय एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करें। बार बार हम कहते हैं आशावादी, जैसे कि वर्तमान सरकार इस दिशा महत्वपूर्ण रूप से कार्य किया है। भले चीज़ें ना इम्प्लीमेंट हो पा रही वो अलग की बात है, लेकिन प्रयास किया गया। इस प्रयास को दिखाएंगे और दिखाएंगे कि हम आगे चल के इस चीज़ को अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि महिलाओं के कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश सरकार जो है महिलाओं को लेकर किस तरीके की स्कीम चला रही है उस पर हमको बात करनी है। तो दोनों क्वेश्चन आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो इसका आंसर में स्टार्ट करेंगे। आंसर में कि राज्य की जनता के कल्याण और सशक्तिकरण हेतु सरकारें सदैव प्रयासरत रहती हैं। इस क्रम में महिला कल्याण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है या कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला कल्याण हेतु प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं, दो चार योजनाओं को पहले यहाँ बताएंगे, फिर योजनाओं के बारे में डिटेल में बताएंगे। महिला कल्याण हेतु प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी है, तो सारी प्रमुख योजनाएं इसको आप ऐसे ही बना सकते थे। यहाँ पे योजना लिखते और ऐसे एरो बना के दो चार ऐसे मेंशन कर देते तो आपका रिप्रेजेंटेशन और अच्छा हो जाता था। देखिए कन्या सुमंगला योजना, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना,
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, है ना, लाडली लक्ष्मी योजना, वृद्धा अवस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन। इसमें वही सारी योजनाओं को हमें लिखना है जो महिलाओं से रिलेटेड है। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे देखेंगे क्या क्या है और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, उपयुक्त योजनाओं के अतिरिक्त रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहायिकाओं के लिए आयुष्मान भारत, ठीक है, उसके अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय पोषण अभियान, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार सतत रूप से महिला विकास और सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। ये सब चीज़ें किन के लिए चलाया जा रहा है? महिलाओं के लिए चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, जिससे गरीब बेटियों की शादी का खर्च वहन के साथ साथ स्वरोजगार का योजना, है ना। सरकार महिलाओं के स्वरोजगार में वृद्धि करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। ये सारी पॉइंट है, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। महिला कल्याण को देखेंगे अगर, तो महिला कल्याण विकास सशक्तिकरण हेतु दर्जनों योजनाओं कार्यान्वयन करने के बाद, ठीक है, कहीं न कहीं आज भी प्रदेश में महिला उत्थान सशक्तिकरण चिंता का विषय बना हुआ है, जिसका प्रमुख कारण योजनाओं को धरातलीय स्तर पर क्रियान्वयन न होने के कारण प्रशासनिक है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इसका आलोचनात्मक करना था। तो पहले तुम सरकार की जो भी सारी चीज़ें बता दिए, एक इंट्रो दे दिए, उसमें कौन कौन सी योजनाएं सरकार चला रही है महिलाओं के लिए उसको बता दिए। अब क्या क्या इसमें उसके क्रियान्वयन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताएंगे, क्या भी दिक्कतें हैं जो सरकार को सामना कर रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन न होने के कारण क्या क्या हैं? पहली चीज़ तो प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, प्रशासनिक उदासीनता कह लीजिए, भ्रष्टाचार की समस्या, नागरिकों में जागरूकता का अभाव, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो नागरिकों तक नहीं पहुंच चुकी हैं, बिचौलियों की उपस्थिति, बीच बीच में लोग सारा काम कराने के लिए क्या कहते हैं, पैसा अधिक ले लेते हैं। तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है किसमें, उन योजनाओं के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में जो आती हैं। और कुछ क्या पॉइंट है, पर्याप्त कोष की अनुपलब्धता, यानी प्रॉपर क्या कहते हैं बजटिंग की प्रॉब्लम है। ऐसे विभिन्न कारण हैं जिनके फलस्वरूप तमाम महिला विकास योजनाओं के संचालन के बावजूद प्रदेश की महिला उत्थान व विकास अत्यंत धीमा है, जिससे आधी आबादी है प्रदेश की, वो विकास और समृद्धि में प्रभावी योगदान करने में असमर्थ प्रतीत होती है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे किस तरीके से क्रिटिकली यहाँ पे एनालाइज करके चीज़ों को बताया जा रहा है कि हाँ ठीक है, सरकार बहुत सारी योजनाएँ लाई हैं, चला रही हैं, लेकिन उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अब देखेंगे कि इसके लिए क्या सुझाव हो सकता है। तो CBT यानी जो है कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से इसका लाभ हस्तांतरण कीजिए, भ्रष्टाचार निवारण उपाय बनाइए, प्रशासनिक सुधार के लिए विभिन्न कार्यों द्वारा प्रदेश सरकार इस दिशा में कार्य कर रही है, जिससे कि महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ महिला लाभार्थियों तक पहुँच सके, उनके सशक्तिकरण तथा विकास की तीव्रता से और आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो ये सारी पॉइंट्स हैं कि इनमें जो भी जहाँ ट्रांसफ़र पैसे की बात आ रही है उसको डायरेक्ट आप बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से कीजिए, CBT कीजिए, ठीक है, कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से कीजिए। तो ये सब सारी क्या हो गया, इस क्वेश्चन का हमारे यहाँ पे क्या होगा डिटेल, यहाँ पे क्या हो गया कि ये भी क्वेश्चन हमारा आज का कंप्लीट हो गया। ठीक है।